हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे चल भी रही होगी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 50 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स के बारे में। इसके पहले मैं 2 पार्ट बना चुका हूं जिनमें मैंने 70 ईडियम बताए हैं आपको। तो वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, मैंने नीचे लिंक डाली है डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, तो आप उन पार्ट्स को देख सकते हैं और अपने 70 ईडियम्स कंप्लीट कर सकते हैं। आज जिन ईडियम्स पे मैं डिस्कशन करने वाला हूं आपके साथ, वो ईडियम्स हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला ईडियम है रॉक द बोट। आप देख ही पा रहे होंगे रॉक द बोट का क्या मतलब होता है, टू डिस्टर्ब अ सिचुएशन विच हैज़ अदरवाइज स्टेबल। तो आप इसको सिंपली समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर कोई नाव है, वो बढ़िया तरीके से चल रही है पानी में, आप उस नाव में अगर आप उस बोट में अगर आप रॉक रख देंगे, चट्टान रख देंगे, रॉक मतलब चट्टान से है, तो जो वो बोट है वो स्टेबल ही रह पाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी, यानी कि अस्थिर हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, टू डिस्टर्ब आ सिचुएशन विच वॉज अदरवाइज स्टेबल, ये इसका मीनिंग है। तो अगला ईडियम देखते हैं। अगला ईडियम हमारा रेड हैंडेड। रेड हैंडेड का क्या मतलब होता है, रेड हैंडेड का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति मान लीजिए अपराध करते हुए समय पकड़ा जाता है तो उसको हम रेड हैंडेड बोल देते हैं, ठीक है ना। उस सिचुएशन को रेड हैंडेड बोल देते हैं जब कोई व्यक्ति अपराध करते समय कहीं पकड़ा जाए, है ना। कोई भी अपराध करते समय, कोई भी क्राइम करते समय, इसका मीनिंग क्या होता है, एग्जैक्टली वाइल कमिटिंग अ क्राइम और डूइंग समथिंग रॉन्ग। कुछ गलत करते हुए पकड़ा जाना, बिल्कुल जितने समय आप कुछ गलत काम करें उसी समय पकड़ा जाना। मान लीजिए आप मर्डर कर रहे हैं, मर्डर करते समय आपके हाथ जो है वो खून से रंग गए हैं, तो आप कहीं ना कहीं रंगे हाथों पकड़े गए हैं। तो आपने सुना भी होगा रंगे हाथों पकड़ा गया वो क्रिमिनल, दैट मीन्स कोई गलत काम करते हुए पकड़ा गया। तो ये इसका मीनिंग होता है। तो आप आसानी से इसको लर्न कर सकते हैं। अगला आइडिया हमारा एप्पल पाई ऑर्डर। आप कुछ मत करिए, बस अब आप इतना समझ लीजिए कि मान लीजिए आप कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं, आप किसी भी चीज़ को ऑर्डर करते हैं, ये 73 नंबर का हम डिस्कस कर रहे हैं। आप किसी भी चीज़ को ऑर्डर करते हैं तो वो आपको कैसे चाहिए, वो आपको एकदम सही कंडीशन में चाहिए, सही ढंग से चाहिए। कोई भी चीज़ आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो मान लीजिए आप एप्पल ऑर्डर कर रहे हैं तो वो भी आपको सही कंडीशन में चाहिए, यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है, इन अ गुड कंडीशन। तो आप देख ही पा रहे हो स्क्रीन में, इन अ गुड कंडीशन इसका मतलब होता है, ठीक है। अगले देखिए एट अ लॉस। नेक्स्ट हमारा एट अ लॉस। आप लॉस में कैसे रहेंगे, आप लॉस में कब रहेंगे, आप लॉस में जब रहेंगे जब आप निर्णय लेने में असमर्थ रहेंगे। आप डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको करना क्या है लाइफ में। अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको करना क्या है, तो आप किस में रहेंगे, लॉस में रहेंगे। तो आप इसको उल्टा याद कीजिए, इसका मीनिंग जो है उसके थ्रू याद कीजिए। जो भी व्यक्ति डिसाइड करने में असमर्थ होता है वो हमेशा क्या रहता है, लॉस में रहता है, असमर्थ होता है कि उसे आगे क्या करना है जिंदगी में, तो वो व्यक्ति हमेशा किस में रहेगा, घाटे में रहेगा, ठीक है। तो अब अगला ईडियम देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट ईडियम है वो क्या होने वाला है, हमारा जो नेक्स्ट ईडियम है वो है राइट हैंड मैन। राइट हैंड मैन क्या होता है, राइट हैंड मैन जो होता है वो कहलाता है हमारा मुख्य सहायक व्यक्ति, राइट हैंड मैन। जैसे कि मान लीजिए सलमान खान का जो राइट हैंड है वो क्या है, शेरा, ठीक है। आप इमेज में इसको देख ही पा रहे होंगे, ये जो व्यक्ति खड़ा है सलमान खान के साथ, ये कौन है, शेरा है, ठीक है। तो ये सलमान खान का राइट हैंड मैन है। आप कभी भी देखना, किसी भी इंटरव्यू में देखना, किसी भी जब वो अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए आते हैं सलमान खान, तो उनके साथ वो हमेशा रहता है। किसी भी इवेंट में आप देख सकते हो शेरा हमेशा उसके साथ रहता है। तो जो भी व्यक्ति हमेशा साथ में रहे, आपके हर सिचुएशन में आपके साथ में रहे, ठीक है, जो आपका सबसे मोस्ट वैल्यूएबल असिस्टेंट होगा या सपोर्टर होगा, वो राइट हैंड मैन कहलाएगा। तो इसका मतलब होता है राइट हैंड मैन का मतलब वन मोस्ट वैल्यूएबल असिस्टेंट और सपोर्टर, मुख्य सहायक व्यक्ति। तो अगला ईडियम देखते हैं। अगला ईडियम है हमारा स्पीक वंस माइंड। वंस का मतलब क्या होता है, वंस का मतलब होता है स्वयं का। वंस का मीन्स क्या होता है, वंस का मीन्स होता है स्वयं का, ठीक है। स्वयं, स्वयं के मन की बात को बोलना, जो भी माइंड में आपके चल रहा उसको बोल देना, क्या कहलाता है, अपने मन की बात बोलना। तो स्पीक वॉट वन रियली थिंग्स, जो आप सोच रहे हैं वो बोल देना, क्या कहलाता है, स्पीक वंस माइंड कहलाता है। अगला इडियम क्या है हमारा, अगला है एट वंस फिंगर टिप्स। कभी कभी आपने देखा होगा कि मान लीजिए क्लास टीचर आपसे पूछ रहे हैं कि इस चैप्टर में जो ये चीज़ लिखी है, कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए उस चैप्टर को पढ़ाते पढ़ाते ये पूछ रहे हैं कि इस चीज़ के बारे में कौन जानता है,
तो क्लास में आपने कभी ऐसा हाथ उठाकर ऐसे उंगली उठाकर बोला होगा सर आई नो, मैं जानता हूँ। दैट मीन्स आपके पास उस चीज़ के बारे में फुल नॉलेज है, ठीक है, तभी आपने ये इशारा किया। तो आप जब इस उंगली से अपना इशारा करते हैं, ठीक है, तो आपके कहने का मतलब होता है कि आप उस चीज़ के बारे में जानते हैं, उसको कैसे करना है, आपको कंप्लीट नॉलेज है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, टू हैव अ कंप्लीट नॉलेज, है ना, टू हैव अ कंप्लीट नॉलेज, या आप उसमें क्या है, एक्सपर्ट हैं, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो ही चुका होगा, ठीक है। अगला इडियम देखते हैं। अगला इडियम हमारा निट वंस ब्रो। निट वंस ब्रो का क्या मतलब होता है, त्योरियां चढ़ाना। जब लोगों को गुस्सा आता है तो आपने ये सीन देखा होगा, जो जिस इमेज में जो आपको ये सीन दिख रहा होगा, ये लड़का जो खड़ा है इमेज में, आप इसको देख पा रहे होंगे, इसकी जो ये भौहें हैं ये ऊपर को चढ़ी हैं, ऐसा कर रहा है ये, है ना। तो कहने का मतलब ऐसा कब करते हैं, ऐसा जब किसी को गुस्सा आती है तब ऐसा करता है आदमी, ठीक है, अपनी भौहों को ऊपर चढ़ा लेता है। तो यही उसका मतलब है। नेट वंस ब्रो का क्या मतलब है, टू फ्रॉन। टू फ्रॉन से मतलब क्या होता है, तेवर दिखाना या त्योरियां चढ़ाना या गुस्सा करना। अगला इडियम क्या है हमारा, एट स्टेक। आप एट स्टेक को याद रखो, एट स्केट। स्केटिंग कभी ना कभी शायद आपने की हो, तो स्केटिंग करना अपने आप में एक बहुत ही रिस्क का काम होता है, क्योंकि आप उसमें गिर सकते हैं, आपकी कमर टूट सकती है, तो अपने आप में एक बहुत ही रिस्क का काम होता है स्केटिंग करना, ठीक है, स्केटिंग करना। तो आप इसको याद रखो, एट स्टेक को याद रखो एट स्केट से, तो आपको याद हो जाएगा। देखिए मैंने इमेज में एक स्केट बनाई भी है जिसमें एक लड़का गिर रहा है, आप देख पा रहे हो इमेज में, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत रिस्क वाला गेम होता है जिसको लोग खेलते हैं, ठीक है, स्केटिंग करते हैं लोग, ठीक है। तो अगला देखते हैं। अगला इडियम क्या है हमारा, अगला इडियम है हमारा मेकअप वंस माइंड। मेकअप वंस माइंड क्या कहलाता है, अपने मन को क्या कर लेना, बना लेना, मेकअप वंस माइंड कहलाता है, ठीक है। आप मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया, मन में डिसाइड कर लिया, जैसे अपन फेस का मेकअप करते हैं ना सुंदर दिखने के लिए, वैसे ही जब अपन किसी काम को करने का मन बना लेते हैं कि अपन को वो काम करना ही करना है, तो अपन उस जगह पर बोल सकते हैं आई मेकअप वंस माइंड। मैंने अपने माइंड का क्या कर लिया, मेकअप कर लिया। दैट मीन्स मैंने मन बना लिया, इस काम को करने का मैंने मन बना लिया। तो वही होता है टू डिसाइड। इसका मीनिंग क्या होता है, टू डिसाइड, निश्चय कर लेना, ठीक है। तो आई थिंक आप मेरी बात को समझ ही पा रहे होंगे मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट इडियम देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट इडियम हमारा किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। एक तीर से दो निशाने करना, ठीक है, या एक यहाँ पे लिखा है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। एक पत्थर से या एक स्टोन से आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, दो चिड़ियों को मार रहे हैं। तो कहने का मतलब मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपको आप मार्केट जा रहे हैं, तो मार्केट जाते समय मम्मी ने कहा कि तुम चलो मार्केट तो जा ही रहे हो, साथ में ये वाला काम भी मेरा कर लाना। तो आप गए क्या थे, आप गए थे काम करने के लिए अपना, लेकिन आप कर लाए काम किसका, अपनी मम्मी का भी काम कर लाए आप और अपना भी काम कर लाए। तो आपने एफर्ट कितने में लगाया, एफर्ट आपने सिर्फ एक काम में लगाया, वो लगाया आपने जाने में, ठीक है, वो तो आपको जाना ही था अपने काम से, लेकिन आपने काम कितने कर लिए, दो कर लिए। तो कहने का मतलब डूइंग टू थिंग्स, दो चीज़ों को करना एट द सेम टाइम, सेम टाइम में, वाइल एफर्ट इज मेड फॉर वन, और एफर्ट कितने में लगाया, एक में ही लगाया। एक कार्य करके दो समस्याओं को निपटा लेना। मान लीजिए दो समस्या ही हैं आपके लिए, एक तो अपना काम आपकी समस्या, प्लस एक आपका मम्मी का काम आपके लिए समस्या है, ठीक है, कि वो भी आपको करना है। तो आपने कुछ नहीं किया, एफर्ट तो आपने एक में ही लगाया अपने काम में, लेकिन आप मार्केट जाकर दो काम कर लाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगला आइडिया हमारा ब्लैक बीट ब्लैक एंड ब्लू। कभी कभी जब बहुत ज़्यादा पिटाई लगती है किसी को, तो बोल देते हैं यार तुम्हारे तो चेहरे पर आज नील पड़ गया है। कहने का मतलब जब कोई इंसान बहुत पिटता है अपने पेरेंट्स से, तो उसका जो गाल है, जो उसका फेस है, उसमें नीले नीले कलर के दाग दिखने लगते हैं, ठीक है ना। तो आगे जाके वही दाग ब्लैक हो जाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब जब बहुत बुरी तरीके से कोई इंसान पिटता है तो उसके फेस में नीले और ब्लैक कलर के कलर से आपको धब्बे मिलेंगे, ठीक है, दाग मिलेंगे आपको देखने को। तो यानी कि आप समझ जाओगे कि बहुत बुरी तरीके से पिटा है। बीटिंग मर्सिलेसली होता है इसका मतलब, ठीक है, अत्यधिक पिटाई करना। आगे देखते हैं बीट हॉले, बीट हॉलो। तो हॉलो से आप याद रखो हॉले। आपने एक गाना सुना होगा ना, हॉले हॉले हो जाएगा प्यार, है ना, शाहरुख खान की मूवी का गाना है। तो कहने का मतलब है हॉले हॉले तो आपको पता ही होगा, धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो बीट हॉलो, तो हॉलो हॉलो से याद रखना आप हॉले। तो
आराम आराम से पिटाई होना। किसी को आप अगर मान लीजिए एक बार में 4 थप्पड़ मारेंगे तो हो सकता है कि वो आदमी दोबारा उठ खड़ा हो, लेकिन आप उसे ब्रेक दे देकर 2-2 3-3 थप्पड़ मारेंगे, जैसे ही वो उठेगा फिर आपने 2 थप्पड़ मार दिए, फिर उठा फिर 2 थप्पड़ मार दिए, तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी। आप तो 2 ही थप्पड़ मार रहे, आपने इकट्ठा तो मारा नहीं एक बार में। लेकिन वो इंसान जब जब उठेगा तब तब आप उसको मारोगे तो वो एक टाइम के बाद पूरे तरीके से कंप्लीटली क्या हो जाएगा, पराजित हो जाएगा आपसे, हार जाएगा आपसे। आपने उसको एकदम इतने बुरे तरीके से हरा के रख दिया है कि अब वो उठने लायक ही नहीं बचेगा, है ना। तो इसका मीनिंग क्या होता है, काफ़ी आसानी से एवं बुरी तरीके से पराजित करना। आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी पीटने में, लेकिन वो आपके उन 2-2 थप्पड़ों से पिट कर बहुत बुरी तरीके से क्या हो जाएगा, आपसे पराजित हो जाएगा। तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं इस तरीके से। अगला ईडियम हमारा, नेक्स्ट हमारा ईडियम है बैक एंड कॉल। बैक हैंड कॉल क्या कहलाता है? बैक एंड कॉल को आप ऐसे याद रखो कि मान लीजिए आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपके अगर किसी बड़े अधिकारी का कॉल आ जाता है, तो आप किसी भी फैमिली के साथ, किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ बैठे हों या आपकी पूरी फैमिली बैठी हो, आप कॉल को अटेंड करने के लिए वहाँ से उठेंगे और पीछे की साइड चले जाएंगे और कहीं जाकर आप बात करने लगेंगे, क्योंकि वो कॉल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। और आप ऑर्डर, जिनका भी वो कॉल है, ठीक है, उनके ऑर्डर का पालन करने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। जो भी आदेश लगाएंगे, वो बोलेंगे ऑफिस आना है तुरंत, अभी तो आप ऑफिस जाएंगे तुरंत तैयार होकर, ठीक है ना। कहने का मतलब रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली, जब आप बिल्कुल तुरंत ही हमेशा ऑर्डर का पालन करने के लिए तैयार रहें, तो ऐसी कंडीशन में ये ईडियम यूज होता है बैक एंड कॉल, ठीक है। तो आई थिंक आप मेरी बात को समझ ही पा रहे होंगे। अगला ईडियम है हमारा बेल द कैट। अब बेल द कैट क्या होता है? बिल्ली को आप घंटी बांध रहे हो, तो ये अपने आप में आपके द्वारा किया गया एक ऐसा काम है जिसमें आपका कोई सहयोग नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी बिल्ली को घंटी बांधता नहीं है। लेकिन आपने सोचा कि मैं तो बिल्ली को घंटी बांधूंगा, जिससे मुझे पता चल जाए कि जब भी बिल्ली आए तो उसकी घंटी की आवाज़ सुनकर मैं पता कर लूँ कि बिल्ली आई है। तो इस काम को करने के लिए आपको कोई सजेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि कोई ये काम करना ही नहीं चाहेगा। क्योंकि कभी कभी देखा आपने देखा होगा कभी कभी कि बिल्ली गुस्से से घुर्राने लगती है। जब आप उसके पास ज़्यादा पीछे पड़ोगे उसके, तो वो कभी कभी आपको ऐसे घुर्राते हुए देखेगी, जैसे आप इमेज में देख पा रहे होगे, है ना। तो कभी कभी डर लगने लगता है कि कहीं ऐसा नहीं चढ़ बैठे ही अपने ऊपर। तो बस आप सोचो कि ऐसी बिल्ली को आप घंटी बांध रहे हो, तो अपने आप में क्या है, पर्सनल रिस्क लेने के समान है ना। टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, इसका मतलब होता है खुद की पर्सनल रिस्क पे कोई कदम उठाना। बेल द कैट के समान है ईडियम के फॉर्म में अगर देखा जाए तो। अगला ईडियम हमारा बर्ड ऑफ पैसेज। बर्ड ऑफ पैसेज को आप कैसे याद रखेंगे? आपको पता होगा कई पक्षी प्रवासी पक्षी कहलाते हैं, कभी कभी देखने को मिलते हैं हमारे आसपास, कभी कभार आ जाते हैं वो, उनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता वो कब आएंगे, कभी कभी आ जाते हैं। तो कहने का मतलब यदा कदा आने वाला, कभी कभार जो आए, क्लियर। तो यदा कदा आने वाला, टू कम ओकेजनली, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला ईडियम देखते हैं। अगला ईडियम क्या है हमारा? नेक्स्ट ईडियम है हमारा ऑयली टंग। ऑयली टंग को आप कैसे याद रख सकते हो? ऑयली टंग को आप बहुत ही इजी वे में याद रख सकते हो, आसानी से। इसका मीनिंग होता है फ्लैटरिंग वर्ड्स। फ्लैटरिंग वर्ड्स क्या मतलब होता है? जैसे आपने लड़कियों को कभी कभी सुना होगा ये बोलते हुए लड़कों से कि डोंट फ्लैटर विथ मी, मेरे साथ चापलूसी मत करो। जब लड़के मीठी मीठी बातें करते हैं लड़कियों से, ठीक है, तो लड़कियां ऐसा बोल देती हैं लड़कों से। तो कहने का क्या मतलब होता है? उनका मतलब ये होता है कि ज़बरदस्ती का तेल लगाने की कोशिश मत करो। तेल लगाना आपने सुना होगा मुहावरा, है ना, बहुत शायद कम जगहों पे यूज होता हो, लेकिन होता तो है यूज। तेल लगाओ मत, मुझे तेल मत लगाओ। कहने का मतलब है कि मेरी चापलूसी मत करो, मीठी मीठी बातें करके अपना काम निकलवाने की मेरे साथ कोशिश मत करो। लोग अपना काम बनवाने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए मीठी मीठी बातें करते हैं लोगों से कि तू मेरा भाई है, तू ही मेरा सब कुछ है, क्लियर। तो बस वही है ऑयली टंग, मतलब आप अपनी टंग में ऑयल लगाकर आप मीठी मीठी बातें कर रहे हो, है ना, जिससे लोग आपसे क्या हो जाएं, आपकी बातों से मोहित हो जाएं, क्लियर। तो फ्लैटरिंग वर्ड्स होता है, इसका मतलब खुशामद की भाषा कहलाता है। नेक्स्ट ईडियम हमारा ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, मतलब खुद की बांसुरी बजाना। कहीं ना कहीं जो लोग अपनी बड़बाड़ी खुद ही कर लेते हैं, अपनी तारीफें खुद ही कर लेते हैं, उनके लिए ये ईडियम यूज होता है, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। इसका मीनिंग क्या होता है? टू टॉक वन सेल्फ और अबाउट वंस ओन एबिलिटीज, स्किल, अचीवमेंट एंड सक्सेस। अपनी सक्सेस, अपनी अचीवमेंट और अपनी स्किल्स के बारे में खुद ही बता लेना किसके समान होता है? अपनी सारंगी में, अपनी बांसुरी में खुद ही हवा भरकर उसको बजाना, ठीक है, अपने मुंह से।
तो बस आप इसको इसी तरीके से याद रख सकते हैं। अगला ईडियम हमारा, नेक्स्ट ईडियम जो है वो देखते हैं। अगला ईडियम हमारा ब्लू ब्लड। जो ब्लू कलर होता है ना, ब्लू कलर, वो कहीं ना कहीं समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो ब्लू ब्लड है या ब्लू बुक है, ये कहीं ना कहीं रिचनेस को शो करते हैं या बहुत ही हाई क्लास सोसाइटी या हाई क्लास चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश करता है ये ब्लू कलर, है ना। और भी चीज़ों को बताता है, ये डिप्रेशन को भी बताता है ना। जब आदमी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है ना, डिप्रेस्ड हो जाता है, तो भी ये ईडियम यूज किया जाता है। जब बहुत आदमी उदास हो जाता है, आगे देखेंगे इससे रिलेटेड एक ईडियम आपको आगे जाकर मिलेगा। तो हमारा जो ब्लू ब्लड है, देखो मैंने आपको एक बैड ब्लड बताया था। बैड ब्लड आपको अगर याद हो तो मैंने प्रीवियस पार्ट में आपको बैड ब्लड ईडियम कराया था। बैड ब्लड का क्या मतलब होता है? गंदा खून। गंदा खून हम किसे बोलते हैं? गंदा खून हम बोलते हैं ऐसे लोगों को जो बहुत ही कहीं ना कहीं खानदान के लिए एक धब्बा हो, ठीक है, कलंक हो, ऐसा कोई काम कर दें, तब क्या कहलाते हैं वो? तब उनको कह देते हैं कि ये हमारे खानदान के लिए गंदा खून है, बैड ब्लड है। तो कहीं आपकी कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से आपकी क्या हो गई है? बिटर रिलेशनशिप हो गई है, कड़वाहट आ गई है आपके रिश्तों में, वो आपका दुश्मन हो गया है। लेकिन जो ये ब्लू ब्लड है, ये ब्लू ब्लड बताता है कि आप एक शाही परिवार से बिलोंग करते हैं। अगर ब्लू ब्लड आपके लिए कोई यूज कर रहा है, यू आर अ ब्लू ब्लड, ठीक है, तो समझ लीजिए वो आपको कह रहा है कि आप एक शाही परिवार से बिलोंग करने वाले व्यक्ति हैं, आप एक रिच फैमिली से रिश्ता रखते हैं, अमीर खानदान से। शाही व्यक्ति होता है इसका मतलब कुलीन या शाही व्यक्ति, अ मेंबर ऑफ अ वेल्दी अपर क्लास फैमिली, ये मीनिंग होता है इसका। अगला है ब्लू बुक। ब्लू बुक ब्लू बुक का मतलब होता है गवर्नमेंट रिपोर्ट, ठीक है। यूके में आपको जो भी सरकारी रिपोर्ट होंगी, है ना, जो भी वहाँ की पार्लियामेंट से इशू होती हैं किताबें, उनमें आपको ब्लू कवर चढ़ा मिलेगा, ठीक है। आप देख ही पा रहे होगे इमेज में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इन अ रिपोर्ट बाउंड इन अ ब्लू कवर एंड इशूड बाय पार्लियामेंट और द काउंसिल, है ना। काउंसिल या पार्लियामेंट से जो बुक इशू होती है, उन किताबों को वहाँ पर क्या होता है यूके में, ब्लू कवर चढ़ाया जाता है उनके ऊपर। कहने का मतलब है कि वो सरकारी रिपोर्ट होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट किताबें होती हैं। अगला ईडियम हमारा पॉइजन समवन ईयर्स, वही है। इसका मतलब क्या होता है? कान भरना। कान भरना तो आपने सुना होगा ना, कान भरने का क्या मतलब होता? कोई किसी के कान भर रहा है, दैट मीन्स वो किसी के खिलाफ, दूसरे के खिलाफ, उस व्यक्ति को जिसके आप कान भर रहे हो, या कोई आपको पता है कि कोई किसी व्यक्ति के कान भर रहा है, तो कहने का मतलब वो उसको भड़काने की कोशिश कर रहा है किसी दूसरे पर्सन के खिलाफ, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या होता है? टू स्पीक अगेंस्ट वंस टू अनदर, एक दूसरे को भड़काने का जो लोग काम करते हैं ना, एक दूसरे के खिलाफ कान भरने का काम करते हैं, तो वही है ये पॉइजन समवन ईयर्स, किसी के कान भरना, है ना। किसी के कानों में पॉइजन भरने से मतलब है किसी के कान भरना। अगला ईडियम देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट ईडियम है वो है बॉन ऑफ कंटेंशन। बॉन ऑफ कंटेंशन को आप कैसे याद रख सकते हैं? बॉन ऑफ कंटेंशन को आप याद रखो बॉन ऑफ टेंशन। बॉन बनी है, हड्डी बनी है, किसका कारण? टेंशन का कारण। हड्डी जो है वो टेंशन का कारण किसके लिए है? हड्डी जो है वो टेंशन का कारण है कुत्तों के लिए। कुत्ते ही लड़ते हैं हड्डी के लिए, और कोई नहीं लड़ेगा। कुत्ते ही हड्डी के लिए लड़ेंगे, उनके लिए ही क्या होती है? बॉन एक टेंशन का कारण होती है। तो आप इसको याद रखना, बॉन ऑफ कंटेंशन की जगह बॉन ऑफ टेंशन, तो आपको याद रहेगा मैटर ऑफ डिस्प्यूट या सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े का कारण, ठीक है, या झगड़े की वस्तु कोई। अगला है नेक्स्ट हमारा जो ईडियम है वो क्या है? ब्रीथ वंस लास्ट। मान लीजिए आप अंतिम सांसें ले रहे हैं, बिल्कुल अंतिम सांसें, तो कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति या आप तो नहीं, कोई और व्यक्ति आपको बोल रहा है कि यार तुम्हारे जो वो दादाजी हैं उनकी तो अंतिम सांसें चल रही हैं, कहने का मतलब है कि आपको ऐसा फील होगा कि आप बस वो मरने ही वाले हैं, तो उनसे मिल लिया जाए, है ना, अंतिम सांसें चल रही हैं, तो इसका मतलब होता है मर जाना, टू डाई। अगला इडियम है रॉयल रोड। पहले के टाइम में क्या होता था? राजा लोग अपने लिए अलग रोड बनवाते थे कि उन्हें जाने आने में कहीं आप उनको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कोई प्रॉब्लम ना आए, मंजिल तक जाने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ट्रैफिक उन्हें ना झेलना पड़े, उन्हें आम जनता के बीच से होकर ना जाना पड़े, तो वो अपने लिए एक अलग से रोड बनवाते थे जिससे वो आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच पाएँ। तो रॉयल रोड का मतलब होता है, ईडियम जो है ये, इसका मतलब होता है ऐसे किसी रास्ते से जिस रास्ते की हेल्प को लेकर आप अपनी मंजिल को आसानी से पालें, कोई ऐसा तरीका जिसको आप आसानी से पालें, आप जो भी चाहते हैं उसको आसानी से पाने का एक कोई तरीका है ना, तो उसको रॉयल रोड से जोड़ा गया है। एन ईजी और डायरेक्ट वे ऑफ अचीविंग अ डायरेक्ट रिजल्ट।
है या डिज़ायर्ड रिजल्ट होता है। जो भी आपका डिज़ायर है, जो भी आपकी इच्छा है, जो आप चाहते हैं, उसको पाने का एक आसान रास्ता रॉयल रोड कहलाता है, ईडियम के फॉर्म में देखा जाए तो। अगला ईडियम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ईडियम है वो है ब्राउन स्टडी। जो ब्राउन कलर है ना, जैसे ब्लू कलर था वैसे ही जो हमारा ब्राउन कलर है, ये कहीं ना कहीं विचारों से रिलेट करता है। जब बहुत ज़्यादा डीपनेस में आप चले जाओ, आप बहुत ज़्यादा गहराई से कुछ सोचने लगो, तब ये ईडियम, जैसे आप बहुत गहन पढ़ाई कर रहे हैं, आप बिल्कुल अकेले बैठकर कुछ बहुत तेज़ी से आप अपना पढ़ाई कर रहे हैं, सोच समझकर चीज़ों को बड़े ध्यान से आप बढ़िया हाईलाइटर लेकर बैठे हैं, आप चीज़ों को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, चीज़ों को ध्यान से पढ़ रहे हैं, है ना। और आप खोए हैं, आपको कोई अगर आवाज़ लगा रहा है, वॉइस कहीं से अगर आपको आ रही है तो वो आपको सुनाई नहीं दे रही है, ठीक है ना। तो आप कहीं ना कहीं क्या हो गए, विचार मग्नता में खो गए हैं, विचारों में खो गए हैं। अ स्टेट ऑफ डीप थॉट कहलाता है इसका मतलब। अगला है बुल इन द चाइना शॉप। चाइना शॉप, मान लीजिए नॉर्मली किसी शॉप का नाम है चाइना शॉप, ठीक है, या किसी भी शॉप की बात करें, उसमें बुल अगर चला जाएगा तो क्या लगता है कि वो सामान लेने गया है, वो जाकर उस दुकान को तोड़ फोड़ डालेगा। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा चीज़ों को तोड़ता है, हमेशा गलतियां करता है, उसको बोल सकते हैं अपन। आपके घर में आकर कोई ऐसा व्यक्ति अगर आपके घर में आता है जो आपके घर को अस्त व्यस्त कर देता है, चीज़ों को हमेशा तोड़ता है, तो वो आपके लिए उस बुल के समान है जो दुकान के अंदर घुस गया है, ठीक है ना। तो जो जगह के अनुकूल ना हो, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को बोल सकते हो अपन, क्या बोल सकते हैं अपन उसको, बुल इन द चाइना शॉप। अ पर्सन हु ब्रेक्स थिंग्स और हु ऑफन मेक्स मिस्टेक्स, जो हमेशा गलतियां करता है, क्लियर, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा गलतियां करता है और हमेशा चीज़ों को तोड़ता फोड़ता रहता है, ऐसे व्यक्ति को बोल सकते हो बुल इन द चाइना शॉप। अगला इडियम है बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स। मतलब आप मान लीजिए कैंडल है, कैंडल एक साइड से जलाई जाती है, एक साइड में बाती निकली रहती है, अब आप उसको दोनों साइड से जला रहे हो निकाल के बाती, तो आप क्या सोच रहे हो कि लाइट ज़्यादा आएगी, लाइट ज़्यादा हो जाएगी जहाँ पर आप उसको जला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लाइट उतनी ही रहेगी, आपको लग रहा है कि लाइट ज़्यादा हो जाएगी। कहने का मतलब है कि आप अगर मान लीजिए सोच रहे हैं कि मैं दिन रात पढ़ाई करके या दिन रात काम करके कुछ अचीव कर लूँगा, तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि आप अगर दिन और रात दोनों टाइम काम करेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो आपने जितनी मेहनत, जितना एफर्ट आपने लगाया उस काम को करने में, है ना, जल्दी सक्सेस मिल जाएगी, आपको काम जल्दी हो जाएगा, वो सारा टाइम आपका वैसे भी बर्बाद चला जाएगा जब आप बीमार पड़ जाओगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब दिन बना है काम करने के लिए, रात बनी है सोने के लिए। तो इसको अपन कैसे रिलेट कर सकते हैं, अगर कोई ऐसा कर रहा है, कैसा कर रहा है, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, कहने का मतलब अपनी क्षमता से अधिक काम करना, ठीक है, जितनी क्षमता नहीं है उतना काम करना। टू ओवर वर्क और एग्जॉस्ट वन सेल्फ बाई डूइंग टू मैनी थिंग्स, स्पेशली बोथ लेट एट नाइट एंड अर्ली इन द मॉर्निंग, खासकर रात को ज़्यादा लेट तक काम करना और सुबह सुबह अर्ली उठकर, है ना, सुबह सुबह आप जल्दी उठकर काम करने लगे। तो ये ईडियम आपके लिए ही बना है। आप क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को उस कैंडल के समान दोनों साइड से जलाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों छोरों से जलाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अगला ईडियम है बरी द हेडसेट। लोग कोट से बरी होते हैं, तो बरी होने का क्या मतलब होता है, सुना होगा आपने, बरी हो गया कोट से, तो कहने का मतलब आज़ाद हो गया। तो वैसे ही आप याद रखो कि अगर आप हेड चैट की जगह आप याद रखना हॉट चैट। हॉट चैट से क्या मतलब होगा कि आप मान लीजिए आपकी बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया किसी से, ठीक है, और आप उससे ऐसी गालियाँ देकर बात कर रहे हैं, गुस्से में बात कर रहे हैं आप उससे मैसेज में, और सामने वाले ने आप रिक्वेस्ट की, आपसे सॉरी बोला, तो आपने उसको कर दिया माफ़, तो आप और वो दोनों के दोनों क्या हो गए, बरी हो गए उस हॉट चैट से। आपकी वो बातें जो गुस्से वाली हो रही थी, लड़ाई झगड़े वाली, वो खत्म हो गई। तो कहने का मतलब आपने क्या कर ली, आपने बना ली शांति। टू मेक पीस विद समवन, आपने उस व्यक्ति से पीस से मतलब है शांति, शांति बना ली, आपने झगड़ा खत्म कर दिया। अगला है बाय फिट्स एंड स्टार्ट। बाय फिट्स एंड स्टार्ट को कैसे याद रख सकते हैं, देखिए आप इसको रिदम बना के याद रख सकते हैं। जैसे मैंने एक ईडियम प्रीवियस पार्ट में कराया था, एट सिक्सेस एंड सेवेंस, तितर बितर होना, अस्त व्यस्त होना, वैसे आप ये याद रखो बाय फिट्स एंड स्टार्ट, बाय फिट्स एंड स्टार्ट, बाय फिट्स एंड स्टार्ट। कहने का मतलब रुक रुक कर क्या करना, फिर से स्टार्ट करना, रुक रुक कर फिर से क्या करना, स्टार्ट करना। कहने का मतलब आप अनियमित तरीके से कोई काम को कर रहे हैं, इरेगुलर वे में कर रहे हैं, क्लियर। तो रुक रुक कर, अनियमित ढंग से, या इनकंसिस्टेंट होना, आप कंसिस्टेंट नहीं है, आप इनकंसिस्टेंट हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट ईडियम देखते हैं। नेक्स्ट ईडियम जो है हमारा, वो है हमारा बाय हुक और बाय क्रूक। इसको भी आप एक रिदम बना के याद रखें। बाय हुक और बाय क्रूक को ऐसे याद रखें, बाय हुक
बाय क्रूक, बाय हुक और बाय क्रूक। कहने का मतलब सही या गलत तरीके से किसी भी ढंग से आप अगर किसी काम को करना चाहते हैं तो उस जगह पे इडियम यूज कर सकते हैं, ठीक है। गलत या सही किसी भी ढंग से, बाय एनी मीन्स राइट और रॉन्ग, गलत या सही किसी भी ढंग से, बाय एनी मीन्स राइट और रॉन्ग, किसी भी सही तरीके से करना। अगला है बाय लीव्स एंड बाउंड। बाय लीव्स एंड बाउंड को भी आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। दिन दुगनी रात चौगनी, दिन दुगनी रात चौगनी से क्या मतलब होता है? दिन दुगनी रात चौगनी से मतलब होता है कि एट अ रैपिड पेस, तेज गति से आप क्या कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, दिन दुगनी रात चौगनी, ठीक है। नेक्स्ट ईडियम है हमारा बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ या बाय अ विस्कर। कहने का मतलब आप मुंह में और अपने जो अपनी आपकी ये स्किन है और आपके मान लो ये टीथ हैं, इनके बीच में आपने चाकू रख ली, तो आप कहीं ना कहीं बहुत कम अंतराल से कम अंतराल में है, आपकी स्किन जो है वो चाकू के एकदम नज़दीक ही है, वो उस चाकू से कट सकती है। तो आप इसको ऐसे याद रखो, बाय एन एक्सट्रीमली शॉर्ट, बहुत ही बिल्कुल शॉर्ट होना है ना, या वेरी वेरी नैरो मार्जिन, ठीक है। ये खासकर ऑफ डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस के उसमें यूज होता है, टाइम के उसमें यूज होता है, और अनदर मेज़र जब आप कुछ नापने तोपने की बात करते हो, बहुत कोई चीज़ पास में होती है, तब के सेंस में ये यूज होता है, थोड़े से अंतराल से। अगला इडियम हमारा कैरी द कोल टू न्यू कासल। कैरी द कोल टू न्यू कासल, मान लीजिए ये व्यक्ति इस कासल के लिए, इस महल के लिए, महल मतलब होता है कासल, इस कासल के लिए क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है कोल। तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, बेवजह मेहनत कर रहा है, क्योंकि अब मान लीजिए वो कासल जो बना हुआ है उसमें सारी व्यवस्थाएं पहले से होंगी, लेकिन आप उसके लिए क्या कर रहे हो, कोल को इकट्ठा कर रहे हो। अब वो महल है, उसमें सारी व्यवस्थाएं पहले से होंगी, आप उसके लिए फालतू क्या कर रहे हैं, कोल लेके जा रहे हैं। तो आप कहने का मतलब बेवजह मेहनत कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इस मेहनत का, है ना। स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज यूजलेस एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी। आपकी एनर्जी और आपका जो टाइम है वो भी बर्बाद हो रहा है, यूजलेस है। किसी ऐसे काम में अपने आप को लगा देना क्या कहलाता है, जो आपके लिए क्या है, यूजलेस है और आपकी उसमें एनर्जी बर्बाद हो रही है, कोई मतलब है नहीं। तो इसे ईडियम के फॉर्म में बोलते हैं कैरी द कोल टू न्यू कासल। अगला ईडियम देखते हैं। अगला ईडियम हमारा कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। यहाँ पर्ल्स से मतलब क्या है, मोती है। आप मोती को सुअर के सामने डालोगे, स्वाइन मतलब क्या है, यहाँ पे सुअर से है, जैसे आप इमेज में देख पा रहे होगे, तो वो क्या जानेगा कि मोती की क्या वैल्यू है। उसके लिए तो वो कुछ नहीं है, कंकड़ के जैसा ही होगा, है ना। तो वो तो नाली में रहता है, सुअर आपने देखा होगा नालियों में मिलते हैं आपको, वहीं घूमते हैं, उनको कचड़े में रहना, उनको गंदगी में रहना ही पसंद है। तो किसी व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को देना, किसी वस्तु को ऐसे व्यक्ति को देना जो उसका मूल्य ना समझे, अ राइट थिंग्स इन द रॉन्ग हैंड, है ना, गलत हाथों में सही चीज का जाना, ये इसका मतलब होता है। अगला ईडियम देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ईडियम है वो क्या है, नेक्स्ट ईडियम जो हमारा है वो है कैच द टैटार। कैच द टैटार से क्या मतलब होता है, मान लीजिए आप बात करते हैं, शत्रु या बड़ी परेशानी से सामना होना इसका मीनिंग होता है। मान लीजिए आपने कभी कभी देखा होगा कि टर की आवाज़ निकालता है कौन, मेढक। आप मान लीजिए सो रहे हैं, है ना, या कहीं आपको टर की आवाज़ आ रही है, तो आपको वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगी आवाज़, वो आपके लिए शत्रु के समान हो जाएगा। आपको लगेगा उसको पकड़ के वहाँ से मैं निकाल दूँ जैसे भी करके, है ना, क्योंकि वो टर की आवाज़ आपने उसको पकड़ लिया, है ना, तो पकड़ तो लिया आप, अब वो आपके हाथ में रहकर टर की आवाज़ निकालेगा। तो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं ऐसे चीज़ में फंस गए हैं, ऐसे व्यक्ति या ऐसे किसी चीज़ में फंस जाना जो आपके लिए एक शत्रु के समान हो या कोई आपके लिए एक बड़ी परेशानी बनकर सामने आ रही है, तो यही होता है इसका मतलब। टू इनकाउंटर विद समवन और समथिंग दैट प्रूव्स मोर पावरफुल, ट्रबलसम और पावरफुल देन वन एक्सपेक्टेड। शायद आप सोच रहे हैं कि पावरफुल नहीं होगा, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा पावरफुल कोई आपको व्यक्ति मिल जाए तो उसके लिए ईडियम बनाया कैच द टैटार, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है हमारा कैट्स पॉ। कैट्स पॉ से आप कैसे याद रख सकते हो कैट्स पॉ को, देखिए बिल्ली के पंजों, बिल्ली कई लोग पालते हैं घर में, और बिल्ली के पंजों के द्वारा अपनी बॉडी को सहलाते हैं। तो कहने का मतलब उसके पंजों का इस्तेमाल करके अपने आप को वो आराम देने की कोशिश करते हैं। या आपने ये जो इमेज में आप देख पा रहे होंगे, ये हाथ जो रखे इंसान, है ना, इसके ऊपर अब ऐसा लग रहा है जैसे बिल्ली के पंजे हों, बिल्ली के पंजों जैसे। कभी आपने ये एक्सप्रेशन देखे होंगे, लोग ऐसे हाथ फेरते हैं बॉडी पर, ऐसे सहलाने की कोशिश करते हैं, मतलब अपना जब उन्हें काम निकलवाना होता है ना, तो वो बड़े प्यार से आपको ऐसे ऐसे करेंगे, और भाई कैसे हो, क्या हो,
यार मुझे एक काम है तुमसे, इस तरीके से कुछ एक्सप्रेशंस देते हैं। क्लियर। तो निजी स्वार्थ की पूर्ति में जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाए, तो अपना स्वार्थ को पूरा करने के लिए लोग ऐसा इशारा करते हैं, ऐसे बिल्ली के पंजों के ऐसे हाथ फेरते हैं। क्लियर। तो अ पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज अ टूल, किसी पर्सन को यूज करना, ठीक है। अ पर्सन कोई ऐसा व्यक्ति जो यूज हो रहा है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा एक टूल के जैसे, एक सामान के जैसे। लोग जैसे सामान यूज करते हैं वैसे आपको यूज कर रहे हैं। क्लियर। अगर कोई आपके साथ ऐसा एक्सप्रेशन दे रहा है तो आप समझ जाना कि ईडियम के फॉर्म में से बोलेंगे कैट्स पॉ, है ना। अगला है च्यू द कट। च्यू द कट से क्या याद रखना है आपको? कई लोग चिंगम को चबाते हैं, कई लोग गुटखा खाते हैं। जब उनको काम में मन लगाना होता है तो वो लोग क्या करते हैं, चिंगम चबाते हैं या गुटखा चबाते हैं। कई लोग अलग अलग चीज़ें चबाते रहते हैं। आपने ये सीन में देखे होंगे मूवीज़ में कि कोई सेब खा रहा है, कोई मूंगफली खा रहा है ना, दिमाग चलाने के लिए अपने आप को उसमें अपने माइंड को और थोड़ा शार्पनेस के साथ चलाने के लिए ऐसा करते हैं लोग। तो कहने का मतलब मनन करने के लिए ऐसा करते हैं ना। टू थिंक स्लोली एंड केयरफुली अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के लिए बहुत स्लोली समझना और ध्यान से समझने के लिए ऐसा वो कुछ ना कुछ चबाते हैं। चुगाली करना भी कहलाता ही है ना, मनन करना। जैसे गाय को देखा होगा आपने, बड़े आराम से वो ऐसे धीरे धीरे खाती है जब आप उसको कुछ देते हो, है ना। नेक्स्ट वीडियो हमारा चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड क्या होता है? देखिए आपने कभी देखा होगा कि जो मुर्गे होते हैं, मुर्गे आप उनके पास जाओगे तो वो बहुत जल्दी भाग जाएंगे आपके पास से। कहने का मतलब आप उस सिचुएशन को देखिए कि जो व्यक्ति कायर होता है, जो व्यक्ति डरता है, वो हमेशा जब भी कोई ऐसा काम करना होगा जहाँ बहादुरी दिखानी होगी वो वहाँ से भाग जाएगा, है ना। बिल्कुल उस मुर्गे के समान जिसके पास आप जा रहे हो तो वो डर के भाग जाए। जैसे आप उसको पकड़ने जाओ या ना जाओ लेकिन वो भाग रहा है डर के। क्लियर। तो वैसे ही आप इसको याद रख सकते हैं। चिकन हार्टेड क्या कहलाता है? लेकिन करेज या इजीली फ्राइटेंड, भयभीत जो लोग हो जाते हैं, आसानी से जो भयभीत हो जाते हैं, थोड़ी सी चीज़ में डर जाते हैं। कोई भी ऐसा थोड़ा सा बहुत काम दे दिया जाए जिसमें बहादुरी दिखानी है और वो दौड़ लगा कर भाग जाते हैं उस मुर्गे के जैसे। जैसे आप किसी मुर्गे के पास जाते हो तो वो भाग जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपन बोलेंगे क्या? चिकन हार्टेड को। चिकन हार्टेड से मतलब हैगा, चिकन हार्टेड से मतलब होगा कायर व्यक्ति से, ठीक है ना। अगला है हमारा क्रॉस स्वॉर्ड। क्रॉस स्वॉर्ड से आप कैसे याद रखोगे? क्रॉस स्वॉर्ड को आप ऐसे याद रखोगे, आपने देखा होगा कि तलवारों का जो ये क्रॉसिंग वाला साइन होता है, जो आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये दिख रहा होगा आपको। ये कहीं ना कहीं राजा महाराजाओं के घर में जो वो भाला वगैरह टंगे रहता है उसमें ऐसे लगे रहते हैं, ये है ना, दो तलवारें लगी रहती हैं। तो वो क्या दर्शाना चाहते हैं? वो दर्शाना चाहते हैं कि हम योद्धा हैं, है ना, हम लड़ाई करना जानते हैं, ठीक है, हम हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। तो इसका जो क्रॉस स्वॉर्ड से मतलब होता है, क्रॉस वाले तलवारें, क्रॉस फॉर्म में जो तलवारें होती हैं वो कहीं ना कहीं लड़ने का, बहस करने का प्रतीक होती हैं। फाइट आइदर वर्बली और फिजिकली, मतलब मुंह से भी और फिजिकली भी, बॉडी के साथ भी। क्या कहलाता है? अपना क्रॉस स्वॉर्ड कहलाता है। अगला है कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर को आप कैसे याद रखोगे? कई लोग बात बात पर क्या करते हैं, एक फिगर तैयार करते हैं अपनी बातों से, सॉरी सॉरी सॉरी, जरा सी बातों पर। मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ और कोई बच्चे मेरे पास आए हैं, 2-4 बच्चे डेमो लेने के लिए मेरा, और मान लीजिए पढ़ाते पढ़ाते मैं 10 बार गलती कर दूँ और बार बार बोलूँ यार सॉरी यार गलती हो गई मेरे से, सॉरी यार गलती हो गई, तो बच्चे क्या समझेंगे? बच्चे ये समझेंगे कि इनको पढ़ाना ही नहीं आता, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, नेक्स्ट डे आएंगे नहीं क्लास में, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि मैं उनके ऊपर कोई इंप्रेशन नहीं छोड़ पाया, कोई प्रभाव नहीं डाल पाया अपने पढ़ाने का या अपने काम का। तो अपने प्रयास से तनक भी प्रभाव ना छोड़ना, इसका मतलब होता है अगर आप बार बार क्या कर रहे हैं, एक फिगर तैयार कर रहे हैं जो कि किसका है, सॉरी का है, आप बार बार सॉरी बना रहे, सॉरी बोल रहे हैं ना, हर चीज़ पे आप ऐसे एक ड्राइंग बना के बोल दे रहे हैं सॉरी सर, ऐसा कुछ कर रहे हैं आप। क्लियर। तो टू लीव पुअर इंप्रेशन, इसका मीनिंग होता है। अगला इडियम देखते हैं। अगला इडियम हमारा कट नो आइज। मान लीजिए आप कहीं काम लेने गए, आप किसी बड़ा फैक्ट्री में चले गए काम लेने के लिए, आपने वहाँ के मालिक से बोला सर कोई काम दे दीजिए मुझे, ठीक है, मुझे काम की ज़रूरत है। तो वो आपकी परेशानी को देखकर आपको उसने काम दिया कि चलो ठीक है, मेरे पास तो एक ही काम है, यहाँ तो आइस काटने वाला काम है, लोग लेने आते हैं आइस, तो जितना उन्हें चाहिए होता है उतना आपको पीस काट के देना है आइस का। तो आपने वो काम उसको दे दिया। अब वो आदमी आइस ही नहीं काट पाया, आपने उसे एक काम दिया आइस काटने का, वो आइस ही नहीं काट पाया, कट नो आइस। तो कहने का मतलब आपके सामने उस व्यक्ति का, उसके काम का कोई असर नहीं पड़ा। कहने का मतलब वही है, कट अ सॉरी फिगर, है ना। सॉरी बोलना बात बात में, या आपको जो काम दिया गया, मान लीजिए आइस काटने का काम दिया गया, आप वो ही नहीं कर पाए, तो कहने का मतलब आप
अपने मालिक के सामने कोई अपने काम का असर नहीं डाल पाए, ठीक है ना, कोई असर ना डाल पाना। टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन, ठीक है, इम्प्रेशन को बिल्कुल भी, इम्प्रेशन जमाने में बिल्कुल क्या हो जाना, फेल हो जाना। अगला इडियम देखते हैं। अगला इडियम हमारा कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ। तो आपने ये सुना होगा जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारना चाहिए। आपने ये मुहावरा सुना होगा, जितनी चादर उतने पैर पसारो। कहने का मतलब जितनी आपकी इनकम हो, जितनी आपकी आय हो, उतना ही खर्चा करो, उससे ज़्यादा खर्चा करने की आपको नीड नहीं है, लेकिन कुछ लोग करते हैं। तो कहने का मतलब है इस इडियम के द्वारा कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस टीथ, अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, अपने कपड़े के अनुसार कोट सिलवाना, अपनी आय के अनुसार व्यय करना। टू लिव विद इन वंस मीन्स विदाउट स्पेंडिंग मोर देन इज अफोर्डेबल। जितना आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, है ना, उतना खर्च ना करना, उतना ही खर्च करना जितना आपकी इनकम है। कहने का मतलब है अपनी चादर के हिसाब से अपने पैर पसारना। अगला इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा डार्क हॉर्स। डार्क कलर वैसे भी किसका प्रतीक है? डार्क कलर कहीं ना कहीं कह सकते हैं अशुभ, जब बोलते हैं ना अशुभ है यार, जो काला रंग होता है वो अशुभ होता है। कई लोग काले रंग को अशुभ मानते हैं और वाइट रंग को बहुत ही अच्छा मानते हैं, समृद्धि का प्रतीक मानते हैं, है ना। लेकिन मान लीजिए आप रेस में कई लोग पैसे लगाते हैं, तो घोड़ों की रेस चलती है, तो घोड़ों की रेस में मान लीजिए पैसा लगाने की बात है, तो मान लीजिए सभी ने वाइट हॉर्स पर पैसा लगाया, लेकिन आपने वहाँ पर डार्क हॉर्स में पैसा लगाया, क्योंकि सबको लग रहा था कि वाइट हॉर्स जीतेगा, लेकिन जीत कौन गया? डार्क हॉर्स। तो कहीं ना कहीं आपने ऐसी चीज़ पर पैसा लगाया है जो अप्रत्याशित रूप से जीत गया है, ठीक है। आपने सोचा नहीं था, ना किसी ने सोचा था, लेकिन आपने फिर भी उस पर पैसा लगाया। क्या सोचकर पैसा लगाया वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अ पर्सन हु इज नॉट एक्सपेक्टेड टू सक्सीड इन और अनएक्सपेक्टेडली विंस। खासकर ऐसा जब होता है जब मान लीजिए निर्दलीय कोई चुनाव जीत जाए, ठीक है, निर्दलीय जीतने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन कोई जीत जाए, है ना, या रेस में किसी ने सोचा ना हो कि जीतेगा और वो कोई इंसान जीत जाए रेस में, या किसी अदर कंपटीशन में कोई क्लास का ऐसा बच्चा है, ठीक है, जो कभी भी 90% के ऊपर नहीं गया, है ना, हमेशा वो 60-65 में ही बना पाता था, लेकिन उसने किसी एग्ज़ाम में या बोर्ड एग्ज़ाम में 90+ उसने बना लिए, तो किसी ने सोचा ही था। तो उसके लिए ये कहीं ना कहीं उसके लिए ये इडियम बना है, ये डार्क हॉर्स। वो डार्क हॉर्स है ना, आप उसे डार्क हॉर्स बोल सकते हो, यू आर अ डार्क हॉर्स, ऐसा आप कह सकते हो उस व्यक्ति को। क्लियर? अगला इडियम जो हमारा है वो है डेमोक्लिस स्वॉर्ड। डेमोक्लिस स्वॉर्ड से मतलब क्या होता है? डेमोक्लिस स्वॉर्ड से मतलब होता है, एक डेमोक्लिस नाम का एक योद्धा था, उसको कहा जाता है ऐसा कि वो बहुत ही खतरनाक था। अगर वो किसी के सामने अपनी तलवार दिखा दे तो समझ लीजिए उसका मरना तय है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहीं से लिया गया है इडियम ये कि डेमोक्लिस की तलवार सिर पर मंडराता खतरा। अगर ऐसा इडियम कहीं यूज हो रहा है ना, तो आप समझ लो कि जिसके लिए आप ये इडियम यूज कर रहे हो उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, सिर पर खतरा मंडरा रहा है ना। तो कांस्टेंट थ्रेट या डेंजर इसका मतलब होता है ना। अगला है डाई अ डॉग्स डेथ, कुत्ते की मौत मर जाना। ये इडियम तो आपने हिंदी में बहुत ज़्यादा सुना होगा, कुत्ते की मौत मर जाना, ये बहुत फेमस इडियम है, ठीक है। डाई अ डॉग्स डेथ, कुत्ते की मौत मर जाना अपन यूज करते हैं कि तुम्हें मैं कुत्ते की मौत मारूंगा, दैट मीन्स लज्जाजनक मौत मारूंगा, बहुत ही डिसऑनरेबल और सेमफुल डेथ दूंगा। क्लियर? तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। अगला जो हमारा है नेक्स्ट इडियम वो है डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस को आप कैसे याद रख सकते हैं? मान लीजिए आप हार्नेस से मतलब वैसे तो होता है कि कार्य अवधि के दौरान कोई जब मर जाता है तो बोलते हैं डाई इन हार्नेस, लेकिन आप मान लीजिए कि कोई बीमारी है हार्नेस, उससे आप मर गए, आप एक कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारी थे, या आप किसी जॉब में थे, तो आप अपनी कार्य अवधि के दौरान उस बीमारी से मर गए हैं, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ हार्नेस। वैसे ऐसे कोई बीमारी होती नहीं है, बट ऐसा आप याद रख सकते हो। डाई वाइल इन सर्विस, जब आप सर्विस में थे तब मर जाना। अगला है डॉग इन द मैंगर। डॉग इन द मैंगर को आप कैसे याद रख सकते हैं? मैंगर मतलब होता है, जैसे आपने विलेज में देखा होगा,
जहाँ पे गाय भैंस को बांधा जाता है वहाँ पर उनके चारे को डालने के लिए एक पट्टी बना दी जाती है, उसमें चारा डाला जाता है, या एक बॉक्स तरीके का होता है उसमें चारा डाला जाता है, लकड़ी का बॉक्स होता है आई थिंक वो, है ना। या आपने गांव में बहुत देखा होगा कि अलग से उनके लिए जहां वो जानवरों को रखा जाता है, गाय भैंसों को एक पट्टी बना दी जाती है, उसमें डालते हैं। तो मान लीजिए मैंगर जो होता है फॉरेन कंट्री में भी होती हैं गाय भैंसे पाला जाता है, तो वहाँ पर उनके खाने के लिए एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स को मैंगर बोल देते हैं, जिसमें चारा वारा डाला जाता है। तो मान लीजिए उसमें डॉग बैठा है, अब डॉग है तो खाएगा नहीं चारा, डॉग तो चारा खाता नहीं है, गाय भैंस ही खाएंगी चारा। अब वो डॉग बैठा है वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं वो उस व्यक्ति के समान है जो व्यक्ति किसी चीज़ में कब्जा करके बैठा है और वो चीज़ उस व्यक्ति के लिए यूजफुल नहीं है, उसको वो चाहिए ही नहीं है, ठीक है। तो वो उस कुत्ते के समान है जो वो मैंगर में बैठ गया है। अब उस मैंगर में बैठ के उस कुत्ते को तो चारा खाना नहीं है, लेकिन वो गाय भैंसों को भी नहीं खाने दे रहा, भौंक रहा है वहाँ से। तो वैसे ही इसका रिलेशन उस व्यक्ति से है जो व्यक्ति खुद भी उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जो चीज़ आपके लिए उपयोगी है, और साथ साथ उसके लिए तो वो अनुपयोगी थी ही, वो तो करेगा ही नहीं उपयोग, है ना। तो अगला क्या है, इसका मीनिंग क्या है, समवन हु इज़ अ डॉग इन द मैंगर। आप अगर किसी को डॉग इन अ मैंगर कह रहे हैं तो वॉन्ट्स टू, वो कहीं ना कहीं क्या चाहता है, वॉन्ट्स टू प्रिवेंट अदर पीपल, वो चाहता है रुकना, फ्रॉम यूजिंग और इन्जॉइंग समथिंग, किसी चीज़ को इन्जॉय करने से और यूज करने से, दैट दे कैन नॉट यूज और इन्जॉय देमसेल्फ, जिससे वो ना कर, वो तो क्या नहीं करना चाहता, दैट दे कैन नॉट यूज और इन्जॉय देमसेल्फ, है ना। वो दूसरों को उस चीज़ को एंजॉय नहीं करना देना चाहता है ना, या कि कोई ना कर सके एंजॉय, है ना, इस तरीके से। अगला है डंकीज ईयर्स। डंकीज ईयर्स से क्या मतलब है, डंकीज ईयर्स से मतलब है कि मान लीजिए आप जो डंकी वगैरह देखते होंगे, आपको आजकल डंकी वगैरह दिखते नहीं होंगे, है ना। आपने देखा होगा पहले दिखते थे डंकी, बचपन में आप अगर याद करो, अगर आप 90s की जनरेशन के हो तो आपने देखा होगा कि पहले डंकीज़ के ऊपर ईंटों को लाद कर लाया जाता था जब घर वगैरह बनते थे, पहले ट्रॉली वगैरह में नहीं आते थे। लेकिन अब आपको डंकी देखने को नहीं मिलेंगे। तो डंकी नहीं देखने को मिल रहे, मान लीजिए आपको डंकी दिख गए कहीं रिसेंट टाइम आपको देखें, तो आप कहोगे यार बहुत लंबे समय के बाद देखें डंकी, बहुत लंबा टाइम हो गया देखे हुए। तो इनका मतलब आप इस तरीके से कनेक्टिविटी बना सकते हो, काफ़ी लंबा समय या लंबा टाइम कह सकते हैं ना, अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबा समय। अगला है ड्रॉ अ लाइन। ड्रॉ अ लाइन को आप कैसे याद रखो, आपको पता होगा ड्रॉ अ लाइन, सीता जी के लिए लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची थी जिसे बोलते हैं लक्ष्मण रेखा। तो उनने क्यों खींची थी, उनने कहा था कि आपकी ये यहाँ तक मर्यादा है, आप इसके आगे मत बढ़ना, ठीक है। और वो चले गए थे राम जी को बचाने के लिए, जब आवाज़ आई थी, है ना, हिरण की। तो उस समय उन्होंने एक लाइन खींची थी जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है, नाम दिया लक्ष्मण रेखा। तो ड्रॉ अ लाइन से मतलब होता है मर्यादा तय करना। तो कहने का मतलब है टू सेट अ फिगरेटिव बाउंड्री, एक ऐसी बाउंड्री तैयार करना जो फिगरेटिव हो। कहने का मतलब है कि आपने वो खींची हुई बाउंड्री, एक लिमिट तय कर देना होता है इसका मतलब, ड्रॉ अ लाइन का मतलब टू सेट अ लिमिट, है ना। अगला है ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई को आप कैसे याद रखोगे, ईट हम्बल पाई को आप याद रखोगे ऐसे कि बहुत ही हम्बलनेस के साथ आप सॉरी बोल रहे हैं किसी से। और ऐसा कब करते हैं लड़के चाहे लड़की की कितनी भी गलती हो, लेकिन लड़के ही सॉरी बोलते हैं हमेशा। वो अपनी जो भी शर्मिंदगी है उसको झेल लेते हैं, अंदर झेल लेते हैं अपने, है ना, और बहुत प्यार से सामने वाले को बहुत हम्बलनेस के साथ मनाते हैं। तो आप ऐसे कुछ इसकी कनेक्टिविटी बना सकते हैं, है ना, क्योंकि हर चीज़ की कनेक्टिविटी बनाना पॉसिबल नहीं होता, बट आप चाहो तो पर्सनली मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं, अगर आपको कोई ट्रिक समझ में आ रही है जिससे आप याद रख सकते हैं उसको। तो इसका मतलब क्या होता है, शर्मिंदगी झेलना, टू अपोलोजाइज, इसका मीनिंग होता है। तो ये थे हमारे, अभी हम पहुँचे 120 ईडियम तक। आगे हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में 50 और ईडियम की, है ना। तो तब तक आप इतनी पार्ट्स को देखिए। अभी तक ये मेरा 3rd नंबर का पार्ट है। तो आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, है ना। और आप जब तक वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपको किस पार्ट पर वीडियो चाहिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसी पार्ट पर वीडियो दूं बना के। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।